नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, पूर्वांचल के 9 जिलों में 7 मार्च यानी कि कल अंतिम चरण में मतदान है। 54 सीटों पर वोटिंग कराने के लिए पोलिंग पार्टियां आज रवाना होंगी। मतदान के लिए प्रशासन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। 54 विधानसभा सीटों पर सोमवार की सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कर्मचारियों को मतदान से संबंधित दिशा निर्देश भी दिए हैं। मतदान स्थल के अंदर किसी को भी अपना फोन ले जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी। तो वोटिंग को लेकर तमाम तरह के दिशा निर्देश। कल आखिरी चरण का घमासान है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही, अगर खेमों को देखा जाए तो कई दिग्गजों की साख दांव पर है और सबसे ज्यादा आपराधिक छवि वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो इसी चरण में हैं। तो अंतिम चरण के लिए 9 जिलों की 54 सीटों पर कल मतदान होना है, जिसमें आजमगढ़, वाराणसी, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर जैसे तमाम जिले शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोनभद्र की 3 सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो इन तमाम सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक मतदान होगा, जबकि सोनभद्र की 3 सीटें चकरा, रॉबर्टगंज और एक और विधानसभा स्थल है, जहां पर शाम को 4 बजे ही मतदान का शोर भी थमता नजर आ जाएगा। चलिए, चंदौली से धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़े हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से है। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? निर्वाचन आयोग की तैयारी क्या कहती है? तो बता दो कि 7वें और लास्ट चरण के चुनाव की तैयारी जनपद चंदौली में पूर्ण कर ली गई है और पोलिंग बूथ की लगभग रवाना हो गई है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि चंदौली की चारों विधानसभा में कुल 40 उम्मीदवार मैदान में है और जनपद में कुल 1,43,348 मतदाता है, जिसके लिए मतदाता की संख्या यदि बात करें जो नए मतदाता है 16,194 है और यदि पुरुष महिलाएं की बात पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 77,144 है और जिसमें 66,1803 महिलाएं हैं और वही थर्ड पर्सन की बात करें तो 91 है। जी देखिए, चंदौली में कई सेंसिटिव सीटें भी आती हैं, कई सेंसिटिव बूथ भी आते हैं धर्मेंद्र, तो ऐसे में निर्वाचन आयोग की तरफ से उन तमाम बूथों के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं ताकि लोग निष्पक्षता के साथ और भय मुक्त माहौल में अपना वोट कास्ट कर सकें? जी, मैं बात करूं तो चंदौली की, तो चंदौली बिहार के सीमांतर जिले से लगा हुआ जिला है, तो इसके लिए वो जनपद में कुल 925 मतदाता केंद्र है और 1694 बूथ बनाए गए हैं। तो वही जनपद में 21 जोन और 127 सेक्टर भी बनाए गए हैं और जहाँ जहाँ वैसे चुनाव स्थिति है तो वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी संख्या में फोर्स तैनात किए गए, कहीं से किसी तरह की हताहत न हो। जी ठीक है धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो भदोही से आदर्श पांडे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आदर्श, क्या कुछ अपडेट है? ग्राउंड जीरो से पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो जाएंगी ताकि निष्पक्षता के साथ में चुनाव हो सके। इस बीच निर्वाचन आयोग की तैयारियां सुबह में कैसी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूजा कल भदोही जिले के तीनों विधानसभा मतदान होना है। एक तरफ पोलिंग पार्टियां अभी रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि भदोही जिले में टोटल मतदाता 11,96,852 मतदाता है जो कि अपने मत का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जी, प्रशासन की तरफ से भदोही क्षेत्र में भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात हैं। तो क्या मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आदर्श किसी तरह का कोई जागरूकता अभियान क्षेत्र में चलाया गया? जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से लगातार गांव में, क्षेत्र में लगातार जागरूक किया गया है कि अपने मत का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आदर्श, अहम जानकारी साझा करने के लिए। भदोही से आदर्श पांडे हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने
साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से सूबे के अंदर निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न हो, इसके लिए तैयारियां पुख्ता की गई हैं। 5 राज्यों के चुनाव के आखिरी दौर का प्रचार शनिवार शाम खत्म हो गया, जिसके बाद दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें अमित शाह ने कहा कि चुनाव प्रचार में बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक ने योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और उसे किसी अन्य दल के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि 5 राज्यों की जनता ने बीजेपी का साथ दिया है। 4 राज्यों में जहां बीजेपी सत्ता में है वहां बीजेपी फिर से वापसी करेगी और पंजाब में हमारी स्थिति मजबूत होगी। शाह ने कहा, 5 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आजाद भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से कहीं ज्यादा ऊपर नजर आती है। उन्होंने कहा, इसका सीधा फायदा बीजेपी को इस चुनाव में हो रहा है। शाह ने कहा, चुनाव प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा किया और उन्होंने महसूस किया है कि राज्य में पहली बार लोकतंत्र नीचे तक पनपता नजर आया। कहा, जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण, इन तीनों नासूरों से मुक्त करके आज हम उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को पहली बार पनपते हुए देख रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को भरोसा है कि सोमवार को 7वें चरण के मतदान के दौरान मतदाता उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हुए मतदाताओं को संदेश दिया और कहा कि यूपी के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर कल 7वें और अंतिम चरण के मतदान में यहां गरीबी, बेरोजगारी के सताए हुए उपेक्षित लोग अपने वोट की ताकत से अपनी तकदीर और प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम कर सकते हैं, जिसके लिए बीएसपी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की आर्यन सरकार बनानी जरूरी है। जग जाहिर है कि विरोधी पार्टियों के किस्म किस्म के लुभावने वादे, आश्वासन सभी घोर वादा खिलाफी साबित हुए हैं। इनकी सरकारों में यूपी के लोगों के हालात संभलने और वादे के मुताबिक अच्छे दिन लाने के बजाय लगातार बिगड़ती गई, इसलिए अब इनके बहकावे में नहीं आना ही होशियारी होगी। विरोधी पार्टियों ने धन बल सहित शाम दाम दंड भेद आदि सभी प्रकार के हथकंडों को अपनाकर यूपी के चुनाव को अपने पक्ष में करने का खूब जतन किया, लेकिन जानलेवा महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, सरकार की निरंकुशता और आवारा पशु, इन तमाम से पीड़ित जनता अपने बुनियादी मुद्दों पर डटी रही है। उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के राजकीय निराला उद्यान पार्क के चिल्ड्रन पार्क के झूले और खेलकूद के सभी यंत्र समाजवादी पार्टी के रंग में रंगे जाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अयोध्या के डीएम कार्यालय के साइन बोर्ड का रंग बदलने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उन्नाव की घटना से हंगामा खड़ा हो गया है। अधिकारियों की मंशा पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं तस्वीरों को बदलाव की आहट से जोड़ा जा रहा है। तो उन्नाव डीएम कार्यालय से महज 50 कदम की दूरी पर राजकीय निराला उद्यान पार्क है, जो कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से संचालित होता है। निराला उद्यान पार्क के अंदर बच्चों के लिए पार्क बनाया गया है, जिसमें बच्चों के झूलों के अलावा खेलकूद के अन्य सामान रखे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इन तमाम झूलों को समाजवादी के रंग में रंगवाया जा रहा है। बच्चों के पार्क में सियासत का रंग रंगे जाने से राजनीतिक सियासत का पारा चढ़ गया है, तो वहीं सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ गई है। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर मतगणना में भारी बेईमानी करने की आशंका जाहिर की। टिकैत ने आशंका जताई कि यूपी में कम से कम 70 सीट बेईमानी से जीतने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने किसानों और अन्य मतदाताओं से आह्वान किया कि वो एक रात पहले काउंटिंग स्थल के आसपास जुटें और अपनी निगरानी में मतगणना कराएं। बेईमानी हो तो शांतिपूर्वक मतगणना कराएं। अपने बयान को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत भी की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए।
जी हम इस वक्त मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ। 10 मार्च को मतगणना पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रही है, जिसको लेकर राकेश टिकैत जी के भी बड़े बयान सामने आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं किस तरह की उनकी रणनीति मतगणना को लेकर है, क्या वो संदेश देना चाहते हैं किसानों को। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद भाई। सर, एक लगातार आपके बयान आ रहे हैं मतगणना को लेकर, क्या बयान है सर? भाई, एक यूनिवर्सिटी है इनकी बीजेपी वालों की, जी वहां से फेल हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट दे। जी हाँ, वो बताया इन्होंने जिला पंचायत में यही करा। जी हाँ, अपने जो यूनिवर्सिटी इनकी है उसमें से फेल हुए कैंडिडेट को भी जिताने का काम कर दे। आप पास कर दें ये, तो वही कहा भाई, अपने निगाह रखी उस पर, हम तो बतावे हैं। मतलब ये यूपी बोर्ड से भी ज्यादा बड़े हो गए। हाँ, बड़े हो गए, उनसे भी बड़े हो गए। तो 10 मार्च को सर मुजफ्फरनगर में मतगणना है, आपका एक बयान आया था कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान मतगणना। भाई, ट्रैक्टर ट्रॉली तो जाने का एक साधन है। जी किसान ने जिसने वोट दे रखी है उनको जी अपनी वोट भाई उसके घर लोग को पूछवाने का काम करो। जिसने भी दे रखी है अपनी निगाह रखना जी भाई, गिनती ठीक हो जाए, निगाह रखे। ये हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देंगे। जी एक जिला जी एक सीट, ये इनका प्रोग्राम है। जी और एक जिला और एक सीट वाली पॉलिसी होगी तो भाई ये तो बेईमान आदमी है। ये क्या पता क्या कर लेंगे। मतलब आपको बीजेपी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं, कब क्या कर दी है? सरकार पे सरकार पर। इन्होंने जिला पंचायत में ऐसे ही किया। अच्छा, कुछ अगर गड़बड़ी होती है मतगणना को लेकर तो आप लोगों की क्या? ना, हमारा कुछ नहीं, हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी, हमारा क्या मतलब गिनती से। आप तो केवल संदेश देंगे। हम तो गांव की बात इनको बता रहे हैं। हम तो जो गांव वाले बताते हैं वो बता रहे हैं, हम तो इनको बात बता रहे हैं बस। आपने इंस्ट्रक्शन दे दिए, लोगों को समझना है, उस चीज पे अमल करना है कि नहीं करना उस पर कर लो भाई अमल, जिसको भी करना कर लो। जिस कैंडिडेट को वोट दी वो पहुंचनी चाहिए उस वो पहुंचनी चाहिए उस पर, उसकी गिनती ठीक हो। ये बेईमान ना करेंगे, बेईमान है, जालसाज है, बेईमान है। हारे हुए को जीत का सर्टिफिकेट देंगे, उस पर निगाह रखना अपने पे। ये अच्छा, ठीक है साहब, 10 तारीख को मतगणना खत्म हो जाती है, सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी वो तो 10 तारीख बताएगी, लेकिन उसके बाद भारतीय किसान यूनियन का अगला कदम क्या होगा? देखो, हम तो अपनी बात सरकारों के सामने रखते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं और हर मुख्यमंत्री से हम बातचीत करते हैं। आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। जो उनकी पॉलिसी है उस पर डिस्कशन करते हैं कि किस स्टेट की ठीक है किसकी नहीं है। जैसे गन्ने की पॉलिसी है, हरियाणा में भाव तो उत्तर प्रदेश से 10 रुपया ज्यादा है, 12 रुपये, लेकिन किराए के नाम पे वो उत्तर प्रदेश से ज्यादा काट रहे हैं। किराया 21 रुपये तक वो ले लेते हैं, यहाँ पे 8 रुपया है। तो इसका मतलब ये होगा कि 13-14 रुपये में ज्यादा लेते हैं। तो वो उनको हरियाणा वालों को बता, भाई आंदोलन करो इसमें, ये तो मिल वालों ने आपको लूट लिया। तो हम बात बताते हैं कि बात बतावे, जो सही होगी वो बात बताएंगे इसको। मतगणना 10 मार्च को होने जा रही है। जो वोट जिस भी प्रत्याशी को अपने किसान भाइयों ने दी है, वो उस वोट को उस प्रत्याशी तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि राकेश टिकैत जी का आरोप है कि सरकार घपला कर सकती है, बेईमान सरकार है। जिला पंचायत के चुनाव में भी इन्होंने बेईमानी की थी और अपनी सरकार बनाई थी, और इनका स्पष्ट निर्देश है कि किसान अपनी एक एक वोट का हिसाब सरकार से ले। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। तो राकेश टिकैत को मुजफ्फरनगर से सुन रहे थे आप। साफ तौर पर हुंकार है, और जब बीजेपी का जिक्र किया गया तो उन्होंने कहा सरकार, और हम तो नॉन पॉलिटिकल इंसान हैं, हम संदेश देते हैं, लोग अपने अपने हिसाब से इस संदेश को डिकोड कर लें। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। आगामी 10 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। राजधानी देहरादून में मतगणना के लिए कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। देहरादून के सर्विस स्टेडियम में सभी कर्मचारियों को मतगणना के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत ईवीएम की जानकारी दी जा रही है। सभी कर्मचारियों को डमी ईवीएम के माध्यम से मतगणना कैसे की जाए इसकी भी जानकारी दी जा रही है। यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को कई जगहों पर मतगणना के काम में शामिल किया जाएगा। कर्मचारी भी इस ट्रेनिंग में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी कर रहे हैं।
रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब नगर निगम की पत्रावलियों के मामले में जांच के बाद शासन ने मेयर गौरव गोयल को दोषी मान लिया है। रुड़की के गीतांजलि विहार निवासी अमित अग्रवाल ने शासन से मांग की थी कि सूचना के अधिकार अधिनियम में शहरी विकास विभाग में शासनादेश का उल्लंघन पाया गया है। तो वहीं जांच के बाद शासन ने मेयर गौरव गोयल को दोषी मानते हुए चेतावनी भी जारी की। गौरतलब है कि झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने नगर निगम की निर्माण संबंधी पत्रावलियों में छेड़छाड़, उद्घाटन और लोकार्पण में विधायक को आमंत्रित न करने के कई गंभीर आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी। भाजपा विधायक की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की जांच कराई थी, जिसके बाद एसडीएम ने 3 फरवरी 2021 को भेजी गई अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा था कि मेयर संवैधानिक नियमों और नगर निगम एक्ट में दिए गए अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हुए निजी स्वार्थ और गलत तरीकों से दबाव बनाकर अधिकारियों को आदेश जारी कर रहे हैं। रुड़की के सबसे बड़े सिविल हॉस्पिटल में जल्द ही डायलिसिस यूनिट का लाभ मरीजों को मिलने वाला है। इस डायलिसिस यूनिट का शुक्रवार को उद्घाटन होना था, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से अब चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया जाएगा। रुड़की में डायलिसिस यूनिट नहीं होने से किडनी संबंधी जो मरीज थे उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उन्हें कभी हरिद्वार पहुंचना होता था, कभी मेरठ, दोनों ही जगह पर जाकर के वो अपना इलाज कराते थे। लेकिन अब मरीजों की परेशानी को देखते हुए सिविल हॉस्पिटल में डायलिसिस यूनिट शुरू करने की कोशिशें जारी हैं। डायलिसिस यूनिट लगवाने के लिए सिविल हॉस्पिटल में सभी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। इस यूनिट के शुरू होने का मरीज बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस यूनिट से मरीजों को निःशुल्क लाभ मिलेगा। वहीं राजधानी देहरादून में साल 2019 में पॉलिथीन के खिलाफ एक महाअभियान चलाया गया था, जिसके तहत राजधानी में 50 किलोमीटर के करीब मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी, जिसके जरिए प्रयास किया गया कि लोगों में पॉलिथीन का उपयोग कम करने को लेकर जागरूकता हो। लेकिन उत्तराखंड में मार्च 2020 में कोरोना की दस्तक से इस मुहिम पर ब्रेक लगा। इस बार फिर से राजधानी में प्लास्टिक का इस्तेमाल बेधड़ल्ले से हो रहा है। आलम यह है कि राजधानी में हर जगह आपको पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हुए लोग नजर आएंगे। वहीं इस पर मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि वो जल्द से जल्द इस रणनीति पर काम करेंगे और इसे आगे बढ़ाते हुए कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। महाअभियान चलाया था देहरादून में। हमने एक 50 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई थी, जिसमें 1,28,000 लोगों ने जो है उपस्थिति दर्ज कराकर जो है देहरादून से प्लास्टिक को जो है मुक्त करने का संकल्प लिया था। लेकिन बीच में कोरोना आ गया, इसलिए थोड़ा सा जो है प्लास्टिक का प्रचलन फिर दोबारा से हो गया। हमारा प्रयास है कि हम प्लास्टिक को, जैसे हमने पहले लोगों को जागरूक किया था, फिर हम जागरूक करेंगे। कपड़े के थैले जो है पहले भी हमने बंटवाए थे, आजकल फिर हम कपड़े के थैले जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, जहाँ जहाँ हम कार्यशाला कर रहे हैं, वहाँ वहाँ कपड़े के थैले बंटवा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और इसके जो दुष्परिणाम है वो भी बता रहे हैं कि पर्यावरण को जो है सुरक्षित रखना है तो प्लास्टिक को हमें मुक्त करना पड़ेगा। राजधानी देहरादून नगर निगम में हाउस टैक्स को लेकर लगातार कवायद जारी है। साथ ही उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए नगर निगम की तरफ से 20% छूट का प्रावधान भी किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं हाउस टैक्स को लेकर उपभोक्ता जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में नगर निगम 20 करोड़ रुपए के घाटे में था। ऐसे में अब इस घाटे को पूरा करना नगर निगम के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इसके साथ ही नगर निगम इस वित्तीय वर्ष में भवन कर वसूली में पीछे चल रहा है। महापौर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि वो लगातार जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि सभी अपना टैक्स समय पर जमा करें। इसको लेकर कई स्थानों पर कैंप भी लगाए जा रहे हैं। तो एक भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के तहत हर दिन यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की वतन वापसी हो रही है। यूक्रेन में फंसे 4 छात्रों के साथ एक अन्य व्यक्ति भी अपने घर वापस लौटा। घर लौटने पर सभी ने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। साथ ही छात्रों ने भारत सरकार से कहा कि उनके साथ के अभी भी सैकड़ों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो बंकरों में रहकर रात काट रहे हैं। उन्हें भी किसी भी हाल में वतन वापस लाया जाए। वहीं परिजनों ने पीएम मोदी से छात्रों के भविष्य को देखते हुए ठोस कार्रवाई की मांग की है।
वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।